नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी क्लास में। हम आज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे, मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करेंगे, सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की दैट वाज रिटन ड्यूरिंग द मिडिल एजेस एंड इन मिडिल इंग्लिश। बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद अ few points about the political and sociological background of England during the middle period of English. And as you know that middle English literature period कब से शुरू होता है? When Norman conquest takes place. Norman conquest कब होता है? 1066 में। डेट की बात करें तो 14 अक्टूबर 1066 में नॉर्मन कंक्विस्ट होता है। नॉर्मैंडी से लोग आते हैं जिनको नॉर्मन्स कहा जाता है एंड दे डिफीटेड एंजल्स एंड सेक्सन्स इन द बैटल ऑफ हास्टिंग्स एंड विलियम द कंकरर बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। और उसी डेट से लिटरेचर की हिस्ट्री टेक्स अ टर्न and from that date we have the period called Middle English period. And Middle English period starts from 1066 and it runs कहाँ तक? 1485 and somewhere you will find the date 1453. मैंने ही आपको बताया था। Two special battles concluded in 1453 जहाँ पे ये लिखा हो तो 1453 में 100 years ऑफ वॉर कंक्लूड होता है। 100 years वॉर कंक्लूड होता है एंड इन 1485 वॉर ऑफ रोजेस कंक्लूड होकर के यहां से ट्यूडर डायनेस्टी शुरू होती है। और ट्यूडर डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग होता है वो हेनरी 7 होता है। हम आज इन सब की बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि ड्यूरिंग द मिडिल एजेस किंग कौन कौन थे एंड व्हाट वर देयर मेन कंट्रीब्यूशन एंड हाउ दे impacted literature through their regime, through their laws, through their regulations, through the Magna Carta and all the important things we are going to discuss in today's class. So you are requested to pay your heed. You are requested to listen to me very attentively and almost one or two questions definitely will be asked from today's class. So you have to keep in mind the important points that you are going to have today and the lecture as well. And I hope you will enjoy the lecture in toto. First king, first you could say French king जो बनता है, his name was William the Conqueror. William the Conqueror. He was the king and he had defeated in the leadership, in the able leadership of William the Conqueror. In the battle of Hastings, Anglo-Saxons were defeated and he became the king in 1066 and he remained king from 106 to 1068. Means for a very short period he was the king of England. And William the Conqueror subjugated the whole England. पूरे इंग्लैंड को उसने subjugate कर लिया था and he made a survey of the whole country. Right? पूरे कंट्री का उसने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे को एक बुक में भी पब्लिश करवाया था जिसका नाम था डोम्सडे बुक। This was the name of the book that was the survey of entire England made by William the Conqueror, Domesday Book. In spite of all care he took, he had to fight all the time, crushing the rebellious English. England को इसने हराया था तो England became rebellious
और इंग्लैंड से हमेशा इसका रिबेल चलता रहा। और ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन हेनरी फर्स्ट, राइट। विलियम द कंकरर के बाद जो किंग बनता है, यहीं से हेनरी की सीरीज शुरू होती है। हेनरी फर्स्ट बिकेम द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम द कंकरर। और ये कब से कब तक किंग रहता है? विलियम जो है हेनरी किंग बनता है 1100 में, और 1100 से लेकर के जो है 1135 तक का पीरियड होता है हेनरी का। और एक्चुअल में हेनरी था कौन? हेनरी was the third son of William the Conqueror, and he too was hard and cruel, who kept his elder brother Robert, जो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था, in prison throughout his life। पूरे जिंदगी उसको जो है जेल में ही रखता है। विलियम कंकरर एंड हिज सन्स, पहले विलियम कंकरर किंग बनता है और विलियम फर्स्ट के नाम से, और विलियम फर्स्ट के बाद किंग होता है विलियम सेकेंड, और विलियम सेकेंड के बाद किंग बनता है हेनरी फर्स्ट, राइट। विलियम सेकेंड एंड हेनरी फर्स्ट। और हेनरी फर्स्ट इतना ही क्रूअल था जितना कि उसका फादर क्रूअल था, मींस ही वाज आल्सो अ विक्टोरियस एंड अ किंग, राइट। और इसने अपने ब्रदर को जो है ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी को प्रिजन में रखा था थ्रू आउट लाइफ। लेकिन हेनरी फर्स्ट ने क्या काम किया कि ही एंडियर्ड हिमसेल्फ टू द इंग्लिश बाय मैरिंग मटिल्डा, राइट। किससे शादी की हेनरी फर्स्ट ने? हेनरी फर्स्ट ने शादी करी मटिल्डा से, राइट। हेनरी फर्स्ट मैरिड मटिल्डा, और मटिल्डा थी कौन? मटिल्डा थी स्कॉटलैंड की, मटिल्डा ऑफ स्कॉटलैंड, अ प्रिंसेस who was descended from the ancient kings of Wessex, right? वेसेक्स की प्रिंसेस के का जो है डिसेंडेंट्स थी, उन्हीं की वंशज थी, और ये प्रिंसेस थी स्कॉटलैंड की। हेनरी ने इससे शादी कर लिया, और हुआ ये क्या? दिस वाज अ पॉलिटिकल मैरिज टू द मैरिज सर्व्ड टू ब्रिंग द टू रेसेस टुगेदर, मींस हेनरी वाज फ्रेंच एंड मटिल्डा वाज ऑफ इंग्लिश डिसेंट। सो यहां पर टू रेसेस क्या होती हैं? यहां पर मिक्सिंग शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश इज अ कंपोजिट रेस, राइट। इंग्लिश इज नॉट एन ओरिजिनल रेस लाइक आर्या, बट इंग्लिश इज अ कंपोजिट रेस। एंड हेनरी फर्स्ट मैरिड मटिल्डा द प्रिंसेस ऑफ स्कॉटलैंड, एंड फ्रॉम हियर मिक्सिंग स्टार्ट्स, राइट। मिक्सिंग स्टार्ट होती है। Henry first had a son, but his son drowned in the river in the premature age. So after the death of Henry, who will be the king? एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। और बनता कौन है किंग? विलियम द कंकरर की डॉटर का एक सन होता है, और उसका नाम होता है स्टीफन, राइट। मींस यहां तो डायनेस्टी शुरू होती है। विलियम द कंकरर names William first, and the elder son William second, और फिर the brother of William second Henry first, so they belong to the same dynasty, but Stephen was the grandson of William the Conqueror, and he was brought to the throne। उसको लाया जाता है। होता क्या है यहाँ पर कि जो हेनरी और मैटिल्डा की डॉटर होती है उसका नाम होता है मॉड, राइट। And she thinks that the crown should go to her or her descendants, उनको जाना चाहिए। और फिर एक डिस्प्यूट शुरू होता है, सिविल वॉर शुरू होता है। होता यह है, as Maud had married a foreigner, this point goes against Maud. She had married a foreigner, so she was not accepted in the society, and that's why Stephen remained the king, right। स्टीफन रहता है। देयर वाज ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हर एंड शी वाज डिफीटेड इन द सिविल वॉर। इन द मीनवाइल हाउएवर द कंट्री वाज एट द मर्सी ऑफ द बैरन्स। बैरन्स कौन होते थे?
फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उन्हीं के मर्सी पे कंट्री पूरी तरीके से डिपेंडेंट हुआ करती थी। दे डिड वट एवर दे वॉन्टेड टू डू एंड दे डिड वट एवर प्लीज्ड देम। उन्होंने ऐसे शासन किया। और स्टीफन का क्या हुआ कि स्टीफन्स रेन प्रूव टू बी द वर्स्ट ऑफ इंग्लिश किंग्स रूल्स। सबसे खराब रिजीम इसका साबित होता है स्टीफन का। राइट, दो रीजन इसका है। एक तो ही वॉज नॉट एज ब्रेव एज द हायरार्की एज द सन्स ऑफ विलियम्स वर, एक ये पॉइंट था। और दूसरा ये हुआ कि थ्रू आउट हिज लाइफ ही रिमेन्ड इन कंट्रोवर्सी, और जब पूरी लाइफ कंट्रोवर्सी में रहता है तो ही कुड नॉट बी एज सक्सेसफुल एज वॉज एक्सपेक्टेड। राइट, फिर क्या होता है अगले पॉइंट पर, आफ्टर स्टीफन, दो स्टीफन इमर्ज विक्टोरियस, जीतता तो है, फिर हेनरी सेकेंड जो मैटिल्डा का सन होता है, हु सक्सीडेड स्टीफन वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंग। राइट, हेनरी सेकेंड किंग बनता है जो कि मैटिल्डा का सन होता है, एंड ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्गनेस का ये हुआ कि द बैरन्स ग्रोन very powerful during Stephen's reign and he controlled them. And not only he controlled them, but he also tried to control the church as well. Church had proved their supremacy and church ने ये decide कर दिया था कि popes are the direct representatives of God and kings have to follow them. ये बात हेनरी सेकेंड को अच्छी नहीं लगी, और हुआ ये कि ही जो है quarreled with Thomas Becket, the Pope, the Archbishop of the Cathedral Canterbury, or on the orders of King Henry II in 1169, Thomas Becket was murdered. This is very important point for your examination. When was Thomas Becket murdered? Yeah, who ordered the murder? Who ordered the execution of थॉमस बेकेट? तो इसका आंसर ये है कि हेनरी सेकेंड ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ आर्कबिशप थॉमस बेकेट, एंड थॉमस बेकेट वाज द आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी. Later you will know कि what was Canterbury, who wrote Canterbury Tales, and T.S. Eliot's play. Which play? T.S. Eliot's play Murder in the Cathedral. ये सब जो है थॉमस बेकेट के मर्डर पर बेस्ड है, और थॉमस बेकेट का मर्डर यहीं पर होता है. राइट, और हुआ ये कि आफ्टर द मर्डर ऑफ बेकेट ही वाज गिवन द स्टेटस ऑफ मार्टर. राइट, उसका मार्टरडम मिला, ही वाज गिवन द सेंटहुड, एंड इसलिए चर्च केप्ट ऑन एंजॉयिंग द फैसिलिटीज, द स्पेशल प्रेरोगेटिव्स, द स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द पीपल. आफ्टर दैट क्या होता है कि हेनरी सेकेंड was not only a strong king but also a great one, great in the sense that he ruled not only over England but over Scotland and parts of Ireland. Right, he expanded his empire. Scotland को भी इसने रूल किया, पार्ट ऑफ आयरलैंड को भी इसने रूल किया, और इसी का सन था जिसका नाम था रिचर्ड फर्स्ट, जिसको लायन हार्टेड कहा जाता है. Richard First, the Lion-Hearted. Right? Richard First, the Lion-Hearted, remained busy throughout his life in the crusades. पूरे जिंदगी अपने crusade में ही busy रहा, and once he was captured, right, by the Duke of Austria. Though the Duke of Austria was ransomed and he was released. रिचर्ड जो है रिचर्ड फर्स्ट को, द लायन हार्टेड को रिलीज कर दिया गया, लेकिन फाइटर था, ही वॉज एवर अ फाइटर, एंड द फाइट ही वॉज मर्डर्ड. रिचर्ड का मर्डर हो जाता है. राइट, king he was ultimately ransomed but was killed fighting against the king of France, who was trying to annex parts of French territory belonging to the king of England. king of England की जो टेरिटरी थी, फ्रेंच टेरिटरी, उसको वो जो है हड़पना चाहता था, और he was against that
और इसलिए he was murdered, he was killed in the war. And after the death of Richard, first after the death of the person who was lion-hearted, his cowardice brother became the king. John Richard's cowardice brother and the worst king जो था वो king बनता है और उसका नाम था जॉन, and he became the king under the title, क्या कहा जाता है इसको, किंग जॉन. And Shakespeare's history plays starts from this point. किंग जॉन के पॉइंट से किंग जो है शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज शुरू होते हैं. और किंग जॉन किंग कब बनता है, 1199 में, एंड ही रिमेन किंग टिल 1216. एंड ये एक ऐसा किंग था ड्यूरिंग हिज टाइम द मैग्ना कार्टा बिल वाज पास्ड. राइट, द मैग्ना कार्टा बिल वाज पास्ड. अब मैग्ना कार्टा कब पास होता है बिल, मैग्ना कार्टा बिल वाज पास्ड इन 1215. और मैग्ना कार्टा होता क्या है, मैग्ना कार्टा, व्हाट इज मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा इज अ चार्टर ऑफ इंग्लिश लिबर्टीज. राइट, अंग्रेजी स्वतंत्रता का एक चार्टर था. और मैग्ना कार्टा बिल वाज साइंड बाय किंग जॉन इन 1214 में, और 1215 में पूरा एक्ट बन जाता है मैग्ना कार्टा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. व्हेन वाज मैग्ना कार्टा पास्ड, 1215. एंड हु साइंड द मैग्ना कार्टा, या in whose reign Magna Carta was passed? Then answer to this question is Magna Carta was passed when King John was the king in 1214. Right, not being a fighter, he lost almost all the French territories. Right, he lost almost everything, yet one great consequence followed this. इसका रिजल्ट ये हुआ कि the two races, इसने भी वही शादी करी, political marriage. One great consequence of this loss, English now began to pay more attention to England and English affairs. Right, अब जब फ्रेंच टेरिटरी चली गई, सिर्फ इंग्लैंड ही बचा, तो इंग्लिश किंग ने क्या किया, they started to pay more attention to England and English affairs rather than to the foreign lands, rather than to the foreign culture. वहां से जो है शिफ्टिंग हो गई अब इंग्लैंड पर पूरा ध्यान फोकस करने के लिए. राइट, और एक चीज यहां से और शुरू होती है, और वो चीज थी जो है इंटरमिंगलिंग ऑफ टू लैंग्वेजेस. राइट, फ्रेंच और इंग्लिश का इंटरमिंगल भी जो है यहीं से शुरू होता है. राइट, उसके बाद क्या होता है, उसका बेटा हेनरी थर्ड जो है फिर किंग बनता है. जॉन वाज सक्सीडेड बाय his 9-year-old son and he became the king under the name Henry III. जॉन के बाद कौन किंग बनता है, जॉन के बाद किंग बनता है हेनरी थर्ड, और सिर्फ 9 ईयर का था. People had very much expectation from Henry III, but when he grows up, he once again proved to be a king like his father. अपने फादर की तरह ही किंग बनता है, और हर कमजोरी के पीछे एक फायदा भी होता है. और फायदा ये हुआ कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग हेनरी थर्ड, द सीड्स ऑफ पार्लियामेंट ग्रोज. राइट, पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट जो है यहीं से शुरू होता है. एक पर्सन था, नाम था सीमन डी मॉन्टफोर्ड. सीमन डी Montfort. Right, Simon de Montfort था कौन एक्चुअली, the barons assembled in the great council headed by Simon de Montfort who had married king's sister. Right, they decided that king जो है, king's actions were to be supervised by the committee. कमेटी बना दी कि किंग के एक्शन यहां से सुपरवाइज होते रहेंगे. Though Simon was killed in the battle, the council called in history as Simon's Parliament. Right, Simon की ये पार्लियामेंट बन गई, and it was continued by Edward I and became a permanent institution to check misrules. और अभी तक जो है ये
एग्जिस्टेंस में है, अभी तक पावर में है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट किस किंग के टाइम पर फॉर्म हुई थी, तो पार्लियामेंट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड। और किंग हेनरी थर्ड कब से कब तक राजा था? ही बिकेम द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ किंग जॉन इन 1216 एंड ही रिमेन्ड king till 1172, राइट। 1172 तक किंग बनता है, नहीं 1100 नहीं, हेनरी थर्ड तो जो है 1216 में बनता ही है, तो 1272 तक होता है, राइट। 1216 से लेकर के 1272 तक ये किसका टाइम है? ये हेनरी थर्ड का टाइम होता है। और इसके टाइम पर क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, राइट। द पार्लियामेंट वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड। ये इसका कंट्रीब्यूशन है। और कौन फॉर्म करता है? उसका नाम है सिमन डी मॉन्टफोर्ड, राइट। सिमन डी मॉन्टफोर्ड फाउंडेड द इंग्लिश पार्लियामेंट एंड आफ्टर हिम कौन किंग बनता है? आफ्टर हिज डेथ एडवर्ड फर्स्ट बिकम्स द किंग। एडवर्ड फर्स्ट किंग बनता है। और एडवर्ड फर्स्ट वाज अ वेरी सक्सेसफुल रूलर, आप कह सकते हो, राइट। सक्सेसफुल रूलर किस लिए कह सकते हो? कि एडवर्ड फर्स्ट कंकर्ड वेल्स and to show that the conquest was to be permanent, he conferred on his son the title of Prince of Wales। प्रिंस ऑफ वेल्स की टाइटल अपने बेटे को दे देता है, जबकि अभी तक क्या होता था कि प्रिंस ऑफ वेल्स की टाइटल किसी इंग्लिश मैन को दी जाती थी। अ टाइटल एवर सिंस हेल्ड बाय द एल्डेस्ट सन ऑफ इंग्लिश किंग्स, और इसको दे देता है। And in his attempt to conquer Scotland, he committed many acts of cruelty and injustice against Scots, right? King का काम ही यही होता है कि to expand the empire, to conquer Scotland, he committed many acts of cruelties and injustices to people of Scotland, but he failed to subdue them। वहां पर ये फेल हो जाता है। His son Edward II was too weak to be to succeed where his father had failed and was defeated in a battle, right। उसका बेटा 1314 में बैटल हार जाता है इंग्लैंड में, सॉरी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। फिर जो किंग बनता है, द किंग वाज डिपोज्ड एंड एडवर्ड थर्ड वाज पुट ऑन थ्रोन, राइट। तो 3 एडवर्ड्स हो गए। एडवर्ड 1 स्कॉटलैंड में जाता है, हारता है पूरी तरीके से। एडवर्ड सेकेंड 2 वीक होता है, वो भी पूरी तरीके से डिपोज कर दिया जाता है। एडवर्ड थर्ड बिकम जब किंग बनता है तो ही शोड अ बिट ऑफ विजडम, और विजडम का रिजल्ट यह हुआ कि ही मेड अ ट्रीटी करता है, समझौता करता है स्कॉटलैंड से, और समझौते का रिजल्ट ये होता है कि रॉबर्ट ब्रूस जो होते हैं, he was recognized as the king of Scotland, राइट। रॉबर्ट ब्रूस को स्कॉटलैंड का किंग मान लिया जाता है एडवर्ड थर्ड के टाइम। और एडवर्ड थर्ड इज आल्सो नोन फॉर हिज स्टार्टिंग ऑफ 100 years ऑफ वॉर। इसी के टाइम पर 100 years ऑफ वॉर स्टार्ट होता है। और एडवर्ड थर्ड जो है ही बिकम्स द किंग इन 1327। 1327 में किंग बनता है and he remained king for a long time till 1377, right। Till 1377 means almost 50 years he ruled England। और उस 50 years में कई सारी अचीवमेंट्स हैं, अकम्प्लिशमेंट्स हैं जो इसकी क्रेडिट पर हैं। जैसे he started what is called the 100 years of war in 1337, और किसके अगेंस्ट? वॉर अगेंस्ट फ्रांस, which covers the reign of 5 English kings: Edward III, Richard II, Henry IV, Henry V, and then Henry VI। 100 years of war took the lives of 5 English kings। 5 English kings उसमें इन्वॉल्व होते हैं। It began in 1337 and at intermittent intervals पर जो है अलग अलग टाइम पर जो है वॉर जारी होता है, राइट। इंटरमिटेंटली टिल 1453 तक जो है 100 years ऑफ वॉर चलता रहता है।
1337 से 1453 तक ये 100 ईयर्स ऑफ वॉर का टाइम होता है, ये चलता रहता है। और एडवर्ड थर्ड के टाइम पर एक और चीज होती है कि ब्लैक डेथ, जिसको आप कहते हो ब्लैक डेथ, प्लेग होता है और ब्लैक डेथ स्प्रेड होती है एंड इट ऑलमोस्ट टुक द लाइव्स ऑफ 1/3 ऑफ इंग्लिश पीपल। 1/3 ऑफ इंग्लैंड की जिंदगी इसी के टाइम पर खत्म हो जाती है। और इसके अलावा क्या होता है, 100 ईयर्स ऑफ वॉर के अलावा जो है, जब 1/3 पीपल की डेथ हो जाती है तो लेबर्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और फिर लेबर्स एक्सपेंसिव होता है, टैक्स इंपोज कर देता है जिसको पोल टैक्स कहा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट टैक्स जो है, पीजेंट्स जो फार्मर्स होते हैं, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग, और उसको पीजेंट्स रिवोल्ट कहा जाता है। पीजेंट्स रिवोल्ट कहा जाता है, फार्मर्स रिवोल्ट था ये, या इसी को वाट टालर्स रिबेलियन कहा जाता है। वाट टालर being the leader of the revolt, right, being the leader of the revolt, इसको वाट टालर्स रिवोल्ट कहा जाता है, राइट। वाट टालर्स रिवोल्ट ये 100 ईयर्स ऑफ वॉर के पहले, तो बीच बीच में वॉर चलता रहता है और बीच बीच में जो है ये सब चीजें भी होती रहती हैं। एंड 100 ईयर्स ऑफ वॉर के अंत में आप देखते हैं एक क्वीन, जो एक लड़की आती है जिसका नाम होता है क्या, जॉन। और जॉन को कैसे मार्टरडम मिलता है, हाउ वाज शी कॉट एंड हाउ शी वाज बर्न्ट ऑन रोड, कैसे उसको पब्लिकली जला दिया था अंग्रेजों ने, ये सब भी घटनाएं इसी 100 ईयर्स ऑफ वॉर में घटती हैं। दो वी हैव टू ओनली नो द पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री दैट इज रेलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम उस डिटेल हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। जॉन ऑफ आर्क की कहानी आपको हम नहीं बताने जा रहे हैं, जो सेंट जॉन है, दो जीवी शॉ रोट अ प्ले सेंट जॉन, right, we will discuss that poem, that play at length when we will come जो है arrive to जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, राइट। फिलहाल अभी हम आपको इतना बता ही देते हैं, ब्लैक डेथ, और ब्लैक डेथ के साथ वाट टालर्स रिबेलियन। वाट टालर was the leader of the revolt and he was caught and executed, right। पोल टैक्स भी जान लीजिए, पोल टैक्स की वजह से ही वाट टालर रिबेलियन हुआ था। अब क्वेश्चन कैसे पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि which of the following event didn't take place during the 100 years of war, so you will have 4 options and out of 4 one will be incorrect and you will have to find out the incorrect one, right। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप जान लीजिए कि it took जो 5 इंग्लिश किंग्स वर engaged during the जो है 100 ईयर्स ऑफ वॉर, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्लैक डेथ एंड वाट टालर्स रिबेलियन आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द 100 ईयर्स ऑफ वॉर। और तीसरा ये है कि दिस जो टाइम है, इट वाज द टाइम ऑफ जेफरी चॉशर, राइट। जेफरी चॉशर आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 100 ईयर्स ऑफ वॉर, तो एक वो भी पॉइंट जो ध्यान में रखे रहिएगा। एंड जो एक पोएट है जेफरी चॉशर के कंटेम्पररी विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर, तो उनके वर्क्स में, विलियम लैंगलैंड के वर्क्स में जो है पीजेंट रिवोल्ट की बात आई है, वो भी हम उस समय बताएंगे जब हम बात करेंगे विलियम लैंगलैंड की, राइट। जेफरी चॉसर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर, दे आर कॉल्ड द pre-Renaissance poet, yeah, they are called the early birds of Renaissance, so they belong to this Middle Ages, right। Till now we are covering the political and sociological history, and after a while we will come to the development of English, how from Old English it became the Middle English, right। What were the procedures and what were the important events that made ancient Old English a New English, that was at that time called modern English, and now today we call that English as Middle English. It is known as Middle English. So what were the features, what were the geographical features, political features, sociological features, we will discuss at length in a while, but let's discuss the kings first, right। तो 100 years of war के बाद क्या होता है, let's now turn to the internal history of England। 100 years of war के बाद एडवर्ड थर्ड died in जब स्टार्ट होता है, एडवर्ड थर्ड died in 1377
and was succeeded by his grandson Richard III. राइट, रिचर्ड III उसका ग्रैंडसन होता है, वो सक्सीड करता है, जिसको जो है रिचर्ड III के बाद द सन ऑफ किसका सन होता है, एडवर्ड द ब्लैक का होता है, द ब्लैक प्रिंस का वो सन होता है, who died during the father's lifetime in 1376. Richard's reign was a troubled one. The country had been devastated by Black Death and terrible plague in which about a third of the population of England perished. ये सब हमने आपको जो बता दिया है। उसके बाद जब 100 years of war conclude होता है तो एक और वॉर शुरू होता है जिसको वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है, where two families जो है पार्टिसिपेट, जिसको हम सिविल वॉर भी कहते हैं, और टू फैमिलीज थी, एक फैमिली थी यॉर्क की और एक फैमिली थी लंकास्टर की, राइट, दे आर कॉल्ड, एंड जो टू रोजेस हैं, टू रोजेस रिप्रेजेंट टू ग्रुप्स, राइट, द रेड रोज ऑफ लंकास्टर एंड व्हाइट रोज ऑफ यॉर्क, हाउस ऑफ लंकास्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क। House of Lancaster and House of York. हाउस ऑफ लंकास्टर का सिंबल था रेड रोज और हाउस ऑफ यॉर्क का सिंबल था व्हाइट रोज, राइट, हाउस ऑफ यॉर्क का था व्हाइट रोज और हाउस ऑफ हाउस ऑफ लंकास्टर का था रेड रोज, इसीलिए इसको वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। एंड वॉर ऑफ रोजेस जो है ये कंक्लूड होता है 1485 में, और जब ये 1485 में कंक्लूड होता है वॉर ऑफ रोजेस, और फिर किंग बनता है हेनरी सेवंथ, राइट, हेनरी सेवंथ किंग यहां पर बनता है, और तब से जो है मिडिल पीरियड यहां पर कंक्लूड होता है, और फिर यहां मिडिल पीरियड जब कंक्लूड होता है तो यहां से अर्ली रेनेसांस शुरू होता है, राइट। हेनरी सेवेंथ क्रिएटेड मेनी नोबल्स ऑफ हिज ओन, क्योंकि 100 years ऑफ वॉर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, नोबल्स क्रिएट करता है, अपने फ्यूडल्स क्रिएट करता है, और देन ही स्टार्ट्स रूलिंग। यहां से आपका रेनेसांस शुरू होगा, रेनेसांस का पीरियड यहां से बिगिन होता है। क्लियर है? आइए अब आपको हम कुछ फीचर्स बताते हैं मिडिल इंग्लिश के। मिडिल इंग्लिश, ME. Middle English is a kind of middle stage within the evolution of English. English का evolution होता है और within the evolution को जो है middle English कहा जाता है, lasting from 1150 to about 1500, right? 1150 के around एक evolution शुरू होता है and it kept on evoluting till 1500. Middle English is the period that lies between Old English 650 to 1100 जिसको कहते हैं 1066 and Early Modern English that is 1500 से लेकर के और टुडे तक जो है इसके बीच का पीरियड है Middle English. By the end of Middle English stage, all the basic linguistic parameters that lead to its modern structure and anatomy जो है anatomy are established, right? वो सब यहाँ पर establish कर जाते हैं, सब यहाँ पर establish हो जाते हैं। Just a second. राइट, अब जो पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन टू मॉडर्न इंग्लिश, कैसे चीजें चेंज होती हैं। तो लैंग्वेज कॉन्टैक्ट्स लैंग्वेज कॉन्टैक्ट्स इन मिडिल एज, थोड़ा सा इस पर भी आपको बताते हैं क्या होता क्या है। एक्चुअली इन दिस पीरियड इंग्लिश केम इनटू कॉन्टैक्ट विद मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस,
right? Resulted from invasion, right? Resulted from invasion means एंग्लो सैक्सन के बाद सीधे सॉरी फ्रेंच इन्वेजन होता है। फ्रेंच इन्वेजन के पहले एक इन्वेजन जो होता है आपको बताया था कि जो रोमन्स होते हैं दे केम बैक, तो लैटिन वाज द फॉरेनर्स लैंग्वेज, फ्रेंच वाज द फॉरेनर्स लैंग्वेज। तो इन द अर्ली इंग्लिश कोएग्जिस्टेड विद लैटिन, इवेंचुअली लैटिन यूसेज जो होता है was restricted to monasteries only, alright, Latin language became limited to churches only। तो फिर क्या हुआ, in the second half of the old English came into contact with old Norse। किसके कांटेक्ट में आती है, English language came into contact with old Norse, right? Old Norse क्या होता है, it was the language of the Scandinavian, right? Old Norse was the language of the Scandinavian। लैंग्वेज ऑफ द स्कैंडिनेवियन इसके कांटेक्ट में आती है, एंड दिस लैंग्वेज वाज ब्रॉट इन बाय वाइकिंग्स। कौन लाया था इनको, वाइकिंग्स, राइट? वाइकिंग्स थे ओल्ड नॉर्स को लाने वाले। तो ओल्ड इंग्लिश पहले थी, ओल्ड इंग्लिश के बाद इट केम इनटू कांटेक्ट विद लैटिन, लैटिन के बाद ओल्ड नॉर्स, और इसके बाद फिर फ्रेंच। तो ये सब कॉन्टेक्ट्स थे इंग्लिश के। एंग्लो सैक्सन से लेकर के एक जर्नी शुरू होती है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश की, राइट? डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश की एक जर्नी यहां पर चलती हुई दिखाई देती है। वाइकिंग्स तक ये इसको लेकर के आते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है, वाइकिंग्स के बाद मिडिल पीरियड जब है, इन मिडिल इंग्लिश पीरियड इंग्लिश केम इनटू कांटेक्ट विद फ्रेंच, राइट? फ्रेंच कांटेक्ट में आती है, दैट वाज ब्रॉट बाय नॉर्मन्स लेकर के आते हैं। And this invasion drove its development into a direction, किस डायरेक्शन में ले जाता है, that was totally different from the development of other West Germanic languages such as German, right? वेस्ट में भी लैंग्वेजेस डेवलप कर रही थी, बट it totally differ कर जाता है because of its contact with many foreign languages। लैटिन से कांटेक्ट होता है, स्कैंडिनेवियन कांटेक्ट होता है, और उसके ओल्ड इंग्लिश का एंग्लो सैक्सन से कांटेक्ट होता है, फ्रेंच से कांटेक्ट होता है, और फिर ये मिडिल इंग्लिश तैयार होती है। आइए लेट्स थ्रो सम शेड ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द नॉर्मन्स इन इंग्लैंड। इसके बारे में हमने आपको कल भी बता दिया था कि द इन्वाजन टुक प्लेस इन 1066 लेड बाय द पावरफुल विलियम द कंकरर, जिसकी बात अभी आपने कर ली है, हु हेल्ड फ्रॉम नॉर्मंडी, एंड नॉर्मंडी इज लोकेटेड इन द फ्रेंच बॉर्डर। ये सब आपको जो है पता है कि वो फ्रांस से आए थे। और हमें ये सारी चीजें पता कहां से लगती हैं, एक बुक है जिसका नाम है बेउक्स टैपेस्ट्री, राइट? बेउक्स टैपेस्ट्री में ये सारे इवेंट्स जो है मेंशन्ड है, वहीं से हर कोई पढ़ता है। नॉर्मन का इन्फ्लुएंस क्या होता है ऑन इंग्लिश कल्चर एंड इंग्लिश लाइफ पर। एक्चुअली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर इन्वेजन, नॉर्मन्स का जो इन्वेजन है उसके दौरान, which was about 200 years, Normans have made tremendous impacts on the life of English culture, on the life of English politically, linguistically and culturally, right? सबका impact होता है। The Normans left behind their political system, और political system क्या था, feudal system था उनका, and religious influence for the English adoption, right? Since many of the Anglo-Saxons nobility were wiped out at the Battle of Hastings, सब खत्म हो गए थे, तो क्या हुआ, the English ruling class was replaced by Norman noblemen। Definitely ऐसा होता है, might is always right। After the defeat of the people, after the defeat of the Anglo-Saxons, the court, the palace was occupied by nobles who came from Normandy। The Normans imported the feudal system, they came with their baggage। बैगेज में उनके क्या था, उनके बैगेज में था उनका feudal system and lordship by taking the key positions in the states
एंड चर्चेस, सबको उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। अब these positions correspond to the high ranks of power in the medieval social order. Social order पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। At that time there were three strata of society which were the nobles, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर clergy और नंबर 3 पर peasants, farmers. Nobles means जिनको आप कहते हो bureaucrats, aristocrats. नंबर 2 पर जो थे वो थे कौन, वो थे क्लर्जी, द चर्च पीपल, एंड नंबर 3 पर थे पीजेंट्स। तो दिस वाज द क्लास, जो उसको आप कहते हो, वो 3 क्लासेस वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सिंस द ग्रामर स्कूल्स की फाउंडेशन वहीं से शुरू होती है, ले इन द हैंड्स ऑफ द चर्चेस ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। और वो पढ़ाता कौन है, चर्च में ग्रामर स्कूल चलते हैं। द नॉर्मन्स आल्सो कंट्रोल्ड एजुकेशन, राइट। अब एजुकेशन वाज कंट्रोल्ड बाय द नॉर्मन्स। इन अ नटशेल दे एस्टैब्लिश्ड द न्यू अपर क्लास, राइट। अपर क्लास का भी उन्होंने एक अलग से निर्माण करना शुरू कर दिया था, बिकॉज नोबल्स उनके थे, क्लर्जीज उनके थे और पीजेंट्स लोकल थे। तो पीजेंट्स केम एट द लास्ट स्टेज, right? In the social hierarchy there were 3 nobles and clergy and peasants. The Norman conquest influenced the linguistic landscapes of England decisively. और कैसे करते हैं, एक जो है, अब आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस जो मैं लाइव ले रहा हूं कि पेज नहीं तो अभी आपको दिखाता मैं कि जो लैंग्वेज में देखिए कैसे इंपैक्ट होता है, ये लैंग्वेज में क्या लिखा है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होता है, एंड व्हाट वाज द लैंग्वेज स्पोकन बाय हुम। क्लियर। मिडिल इंग्लिश में जब हम राइटिंग की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था एक क्रॉनिकल तैयार हो रहा था, जो है क्रॉनिकल्स ऑफ, क्या नाम हमने आपको कल बताया था, एंग्लो सेक्शन का पूरा क्रॉनिकल तैयार हो रहा था। द क्रॉनिकल इंडिकेट्स दैट द नॉर्मन अपर क्लासेस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्पोक फ्रेंच। उसी से पता चलता है कि नॉर्मन की जो अपर क्लास थे दे स्पोक फ्रेंच एंड दे टॉट दिस लैंग्वेज टू देयर चिल्ड्रन एज वेल। French was the prestigious language because French were in power, right? Prestigious language थी। English, however, was the language of the lower class, right? Lower class की language थी English, right? The vernacular, but English was spoken by the majority of the population of England, right? Majority में वो थे, they were maximum in number, and they were Normans were the invaders, and invaders were less in number. So obviously French was the language of the Normans. It was spoken by the upper class, by the gentry, and English was spoken by the lower class, by the peasants, right? ये सब जो है हिस्टोरिकल बुक्स में जो है अलग अलग मेंशन्ड है। और मूव शुरू कैसे होता है, द मूव फ्रॉम द ओल्ड टू द मिडिल इंग्लिश was a gradual development. It doesn't happen automatically or in a single day, but it was a gradual development. Nevertheless, there is a recognizable gap in the transition from the Old English to the Middle English text corpus. This is the consequence of the political change after the Norman conquests. Right? Written English was basically non-existent for about 100 or 150 years. There was nothing in written, as the language of office was French. Features of Old English was still present in medieval English writing. Right? अब वो क्या features थे? Features से थे कि they were written in alliterative verse, very sadistic writing उनकी हुआ करती थी। तो writing was dominated by Norman French because they were in power. Right? Ruling class थे, as we have seen. This class used French or Latin and not English at all. As a consequence, the West Saxon written standard was replaced by French. Right? Anglo-Saxon को French से इन्होंने replace कर दिया था, and Latin texts. Literature in English only started to be written again from about 150 onwards. Right? 150 onwards फिर से English में literature जो है शुरू होता है।
and due to the absence of written standard for English, this literature is highly dialectical. Dialectical क्या होता है? The local language in vernacular. Middle English writers used a dialect pronunciation based spelling. Right? आप जेफरी चॉसर की इंग्लिश देखो, जैसे बोलते थे वो लोग वैसे ही लिखते थे. It was very crude जो मिडिल इंग्लिश थी, because it was a very transition period. Middle English literature includes a variety of genres constituting an impressive जो है corpus जो है of Middle English literature. The most celebrated text being written by Geoffrey Chaucer, उसका भी जो है The Canterbury Tales and the Parliament of Fowls, ये जो है मिडिल इंग्लिश में लिखे हैं. मिडिल जो है मिडलैंड डायलेक्ट एक डेवलप हुआ है, उसमें जो है लिखे हैं. जब आप जेफरी चॉसर को पढ़ोगे तो आप ये सारी चीजें देखोगे. मिडिल इंग्लिश जो डायलेक्ट थी कैसे जो है ओल्ड इंग्लिश से कन्वर्ट होती है. ओल्ड इंग्लिश में जो पहले नॉर्थम्बेरियन थी वो नॉर्दर्न बन जाती है, जो मर्शियन थी वो आकर के मिडलैंड में बन जाती है, जो केंटिश थी उसको साउथ जो है ईस्टर्न कहा जाता है, और जो वेस्ट सेक्शन का था वो साउथ वेस्टर्न हो जाता है. ये सब उनके अलग अलग डायलेक्ट्स के नेम्स होते हैं. द मिडिल इंग्लिश टेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं कभी तो इट रिवील्स दैट इंग्लिश वेंट थ्रू कंसिडरेबल इंटरनल डेवलपमेंट्स irrespective of language contact situation with French. The old English dialects evolved and became Middle English dialect. Right? Dialect से dialect ही बनता है, Old English से Middle English. And apart from these changes जो आप अभी देखते हैं in pronunciation, the most striking characteristic of this process is the influence of Scandinavian in Danelaw, which led to the डिवीजन ऑफ द मिडलैंड डायलेक्ट्स, द फार्मर में जिसको मर्सियन डायलेक्ट कहा जाता था, इनटू द ईस्ट एंड वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट एरियाज. राइट? तो ये अलग अलग जो है टाइप का डेवलपमेंट है. दो इंग्लिश वाज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्कैंडिनेवियन एंड देयर लैंग्वेज जिसको आप नॉर्स कहते हो. Among many other features, Scandinavian influence can be seen in the use of plural and singular. जो होता था प्रोनाउन का जो यूज होता था वो सब स्कैंडिनेविया से आया था. तो वो सब जो है लिंग्विस्टिक्स की चीजें हैं बहुत सारी, वो बताने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा देखिए फ्रेंच का जो है डिक्लाइन कैसे होता है और फिर इंग्लिश शुरू कैसे होता है. फ्रॉम अराउंड 1300 ऑनवर्ड्स द स्टेच्यूज ऑफ फ्रेंच डिक्लाइंड. कैसे डिक्लाइंड होता है? ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस एंड द राइज ऑफ द इंग्लिश मिडिल क्लास. मिडिल क्लास बढ़ता है तो अपने आप लैंग्वेज बढ़ती है और फ्रेंच जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. और मोर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी इंक्रीज इन इंग्लिश स्कॉलरली फिगर्स एंड मोर वाइड स्प्रेड रीडिंग ऑफ लिटरेरी मटेरियल एंड अबव ऑल द रीडरशिप आल्सो इन लार्ज. रीडरशिप बढ़ती है, पीपल बिकेम मोर लिटरेट, और जब लिटरेट होना शुरू होते हैं तो इंग्लिश ऑटोमेटिक बढ़ती है और फ्रेंच का डिक्लाइन शुरू होता है. द रूलिंग किंग्स वर नॉर्मन डिसेंडेंट्स who had their feet in two places. इसका एक इम्पैक्ट होता है नॉर्मैंडी एंड यूनाइटेड किंगडम. नॉर्मैंडी की फ्रेंच और यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश. दे वर लेस पैट्रियोटिक टू इंग्लैंड, और जब लेस पैट्रियोटिक टू इंग्लैंड है तो अपने आप जो है भाषा चेंज हो जाएगी. और फिर एक बहुत ग्रेट मूवमेंट आता है इन 1348. इन 1348 इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर स्कूल्स. अभी तक नहीं थी, ग्रामर स्कूल की लैंग्वेज बन जाती है इंग्लिश, एक्सक्लूडिंग ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां पे चीजें अभी भी लैटिन में पढ़ाई जाती थी. ग्रामर स्कूल की लैंग्वेज बनती है इंग्लिश. एंड इन 1362 लैंग्वेज एक्ट एक पास होता है पार्लियामेंट से. द लैंग्वेज एक्ट डिक्लेयर्ड इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लॉ कोर्ट्स, जो अभी तक कोर्ट में अंग्रेजी बोली जाती है. अब अगर ये क्वेश्चन आएगा कब से ऐसा हुआ है, तो इन 1362 English became the official language. English became the language of the court in 1362, and in 1348 it became the language of grammar school. So these 2 years are very much important in the evolution of English as a language. Right? 1348 and 1362. In 1362 the Language Act declared English the official language of the law courts. आप इस लाइन को नोट कर लीजिएगा. In 1362 Language Act declared English
the official language of law courts, and in 1348 English became the language of grammar schools, excluding Oxford and Cambridge, where Latin was used. राइट, तो ये 2 डेट्स हैं। फिर देखिए थर्ड डेट आप देखिए इन 1399, एक ये भी डेट है। इन 1399 हेनरी फोर्थ उस समय जो है किंग बनता है, हेनरी फोर्थ, राइट। हेनरी फोर्थ द फर्स्ट मैन ऑन द थ्रोन विद इंग्लिश एज हिज मदर टंग, राइट। इंग्लिश एज हिज मदर टंग किसकी? हेनरी फोर्थ की 1399 में। And from 1423 onwards, all parliament records were written in English, right? ये होता है development 1348, 1362, 1399 और फिर 1423, 1423, 1348 में क्या? English became the language of this grammar school. In 1362 क्या? In 1362, the Language Act declared English the official language of the law courts. 1349, Henry IV became the first king whose mother tongue was English, and in 1423 onwards, all the parliament records were written in English. Very very special class है ये आपके लिए। ये सारी dates आप सब के लिए बहुत important है आपके examination के लिए, और आप सबको ये जानना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बता दूं, शेक्सपियर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो राइट, ये टाइप कह लीजिए कि ये जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडी में होता है क्या, कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ ये है, बोर हो चुके होंगे आपके। इट इज वेरी लिटिल नोन फैक्ट दैट शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क, कौन सा था शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? इट वाज नॉट अ ड्रामा बट इट वाज अ पीस, एक्चुअली अ लेटर टू अ मेंस मैगजीन। एक लेटर था उनका जो उन्होंने मेंस मैगजीन के लिए लिखा था, राइट। तो ये शेक्सपियर का अपना फैक्ट है, कॉमिक रिलीफ है। आइए डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच के बाद क्या होता है? विद द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच, इंग्लिश रीगेन्ड इट्स सोशल स्टेटस एज द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास। एज अ consequence, a new written standard was necessary, राइट। और फिर स्टैंडर्ड क्या होता है? Although the modern English was standard as we know it today, it was only established in the centuries to follow. A minimum standard had already developed towards the end of Middle English period. The standard was based on the first Midland dialect, जिस Midland dialect में जेफरी चॉसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा था। क्लियर? तो वहां से स्टैंडर्ड डेवलप्ड होता है। And the most important reason for this dialect to become the basis for the novel standard was the strong economic and cultural influences of the East Midland Triangle. और East Midland Triangle क्या था? लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, they made a Midland Triangle. लंदन, ऑक्सफोर्ड और इंग्लिश, इसको मिडलैंड ट्रायंगल कहेंगे। और इस मिडलैंड ट्रायंगल से क्या होता है? मिडलैंड डायलेक्ट का डेवलपमेंट होता है। द सेंटर अट्रैक्टेड अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंग्लैंड, ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टैंडर्ड। सब डेवलपमेंट में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। मेनी टेक्स्ट्स वर रिटन इन Chancery standard, which shows the Midland features and very different from Chaucer's English, right। एक और जो है Midland जो चॉसर की है, एक और वहां पर इंग्लिश होती है जो है जिसको चांसरी स्टैंडर्ड कहा जाता है, वो भी डेवलप होती है उसी टाइम पर, बट इट इज नॉट वेरी मच पॉपुलर। दिस डायलेक्ट इवेंचुअली बिकेम द बेसिस ऑफ मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश, राइट। मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है मिडलैंड इंग्लिश ही धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। एक और आगे अगर हम बात करें, अ फर्दर इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर हम बात करें दैट सपोर्टेड द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस किसने किया था? इंग्लैंड में खास करके विलियम कैक्सटन ने इन 1476। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम कैक्सटन
established a printing press in 1476। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। ये भी एक बहुत इंपैक्ट डालता है। इन एडिशन द राइटर्स ऑफ द रॉयल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स had their office at the Westminster, very close to the printing press of Caxton. It is possible that their spelling influenced the written standard as well. Right? Caxton also played a very vital role in the evolution of English, in the development of English. His printing press proved very vital. Right? तो जब भी डेवलपमेंट होता किसी चीज का, तो only single factor is never responsible. Many factors जो है they contribute to the development of anything. अब fundamental linguistic changes from old English to mid English and की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा चीजें और डेप्थ में जाएंगी। The contact जो होता है फ्रेंच से, the contact with French had a striking effect on English language. Right? Contact with French is the vast amount of French loan words that flooded the English language and transformed its lexicons. Right? A number of words from French were borrowed and it was incorporated into English, and English solidifies itself, it strengthens itself by borrowing a lot of words from France, from Latin, from English, from Greek, सबको ये अपने में शामिल कर लेती है। एंड a very similar process of code borrowing happened in the Middle English period actually. The French dominated the domains of courtly life, government, administration, law court and church, and these are the domains where most loan words, most borrowed words came from. वहीं से सब आते हैं। Coming from the language of the upper social classes, French loan words penetrated the English language socially downwards from the prestige language to the vernaculars. In contrast, Scandinavian जो नॉर्थ थी, Scandinavian loan words entered the northern and mid-eastern dialect and from there spread socially upwards. एक डाउनवर्ड लाता है, एक अपवर्ड ले जाता है। The high social status of French loanwords can still be perceived in the modern English. Right? अभी भी आप उसको modern English में पा सकते हो, अभी भी आप उसको देख सकते हो। तो this was a very short story of the evolution of the development of English language, of the development of Middle English language. I haven't talked about the Middle English authors, but today I talked about the Middle English kings of England and the evolution of Middle English. I hope you would have enjoyed the video fully, and I will wait for your golden comments in the comment box. Please do write, keep on writing your comments, and it will definitely help me and it will definitely help you, right, in the improvement of the class. Thank you very much. We will meet tomorrow with another video, and definitely that will be an interesting one as was today's. Thank you very much. All the best. Good luck.